डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा। देखिए इसमें क्या होता है, वॉइस दो तरह का होता है। एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव में सब्जेक्ट प्रधान होता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट प्रधान, तो ऑब्जेक्ट को जोड़ पड़ता है। आज हम लोग एक्टिव टू पैसिव वॉइस करेंगे प्रेजेंट इंटेंस का। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट इंटेंस को पहचानने का नियम ये है कि प्रेजेंट इंटेंस में वर्ब वन या वर्ब फाइव रहता है। जैसे प्ले वर्ब वन है और इसमें एस लग गया तो वर्ब फाइव हो गया। तो जिस टेंस में, जिस वाक्य में वर्ब वन या वर्ब फाइव रहे, वह हमारा प्रेजेंट इंटेंस का वाक्य होता है। और प्रेजेंट इंटेंस का वाक्य को पैसिव बनाने के लिए हम लोग एक हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर का यूज करते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाने में हम लोग को एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब डालना पड़ता है। तो प्रेजेंट इंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने में हम लोग एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब जो है इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग सेंटेंस को बारीकी से समझेंगे और पूरा बेसिक बेसिक रूप से इसको बनाने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहला सेंटेंस ये है, ही प्लेस चेस। ये हमारा प्रेजेंट इंटेंस का वाक्य है। कैसे पहचाने? इसमें वर्ब फाइव लगा हुआ है। वर्ब फाइव या वर्ब वन हो, वह वाक्य हमारा प्रेजेंट। अभी क्वेश्चन नंबर वन पर आप लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ही प्ले चेस। अब इसमें ही हमारा सब्जेक्ट है और प्लेस वर्ब है और चेस ऑब्जेक्ट है। कैसे पहचानेंगे कि वाक्य में कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है? सिंपल तरीका है, अगर जो वाक्य में काम करता है वह हमारा कर्ता होता है और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म होता है, और इसमें सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है, क्या काम हो रहा है, वह हमारा क्रिया होता है। दूसरा तरीका से ये देखेंगे कि अगर वाक्य में क्या और किससे से जवाब मिल जाए वह हमारा कर्म होता है। अगर क्वेश्चन किया जाए कि वह क्या खेलता है तो जवाब हमको मिलेगा चेस, तो चेस हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। कौन खेलता है चेस? तो ही, तो ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। यानी वर्ब से जस्ट पहले सब्जेक्ट और वर्ब के जस्ट बाद जो रहता है वह हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस में एक्टिव में सब्जेक्ट पर जोर पड़ता है, इम्फेसिस पड़ता है, और पैसिव में ऑब्जेक्ट पर इम्फेसिस जोर पड़ता है। ये हमारा जो वाक्य है प्रेजेंट टेंस का है, यहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में, इसलिए वर्ब में एस लगा हुआ है। तो यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब। अब इस वाक्य में जो ऑब्जेक्ट चेस है इसको सब्जेक्ट की प्लेस पे लाएंगे, तो चेस पहले यहाँ लिख देंगे चेस, और चेस हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा इज का प्रयोग करेंगे, इज, चेस इज। आप इस पैसिव वॉइस में हमेशा किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थ्री लिखते हैं। तो प्ले का तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म होगा प्लेड। यहाँ पर प्लेड हम लोग लिख देंगे, प्लेड। और इसमें एक एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन लगाएंगे, प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे। वाई, ये बाय हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। और इसके बाद इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म लिख देंगे, तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम होता है, हिम। चेस इज प्लेड बाय हिम, चेस उसके द्वारा खेला जाता है। हम लोग हिंदी मीनिंग भी साथ साथ समझते चलेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि हम पढ़कर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी चीज कहीं पर लिखा हुआ मिले उसका हम मीनिंग अच्छी तरह समझ सके, निकाल सके। क्वेश्चन नंबर टू पर ध्यान देंगे। आई बाय ए बुक, मैं एक पुस्तक खरीदता हूँ। ये एक्टिव है, ये एक्टिव वॉइस है, इसका हम लोग कैसे बनाएंगे? तो ए बुक, यहाँ पर ए, ये कैपिटल हो जाए क्योंकि ये शुरू का पहला अक्षर कैपिटल होता है, और यहाँ पर बुक लिख देंगे, बुक। अब ये हमारा बुक क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, इज। और अब इस बाई वर्ब जो है इसका थर्ड फॉर्म बॉट होता है, तो यहाँ पर हम लोग बॉट लिख देंगे, BOUGHT, बॉट, बॉट। और बाई प्रीपोजिशन लगा देंगे, और बाई प्रीपोजिशन लगाने के बाद आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी होता है, कर्म कारक मी होता है, यहाँ पर मी लिख देंगे। ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। इसका अर्थ हुआ ए बुक इज बॉट बाय मी, मेरे द्वारा एक पुस्तक खरीदा जाता है। ठीक है, आप लोग इसका मीनिंग पर भी ध्यान देकर चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 है वी सेल बुक्स, हम लोग पुस्तकें बेचते हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट वी है, वर्ब सेल है और ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स है। अब बुक्स को पहले यहाँ पर बी, अब यहाँ पर बी कैपिटल इसलिए लिखे क्योंकि शुरुआत का पहला अक्षर कैपिटल होता है। यहाँ पर बी डबल की बुक। अब यहाँ पर ध्यान ये देंगे कि यहाँ पर बुक्स जो है प्लूरल नंबर में बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हमारा आर होगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर लिखेंगे, आर, बुक्स आर। अब इसका सेल का थर्ड रूप होता है सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड, यानी थर्ड रूप सोल्ड लिखेंगे, सोल्ड। उसके बाद ये प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे और वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अस लिख देंगे। वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हमारा अस होता है। इसका अर्थ हुआ पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 4 पर आप लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। दे प्ले हॉकी, दे प्ले हॉकी, वे लोग हॉकी खेलते हैं। दे हमारा सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और हॉकी क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट हॉकी ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। तो हॉकी, और यहाँ पर हॉकी क्या है, खेल जनरली सिंगल माना जाता है, तो हॉकी इज, और इसका प्ले का तीसरा प्लेट लिख देंगे, प्ले, और बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे, बाय प्रीपोजिशन लगाकर दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म लिख देंगे, देम, दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म देम होता है। ये लोग, आप लोग इस ऑब्जेक्ट फॉर्म को याद रखेंगे। ऑब्जेक्ट फॉर्म अगर आप लोग याद रखेंगे तो ये पैसेज बनाने में आप लोग को काफी हेल्प मिलेगा, क्योंकि जो चीज याद रखना है उसको आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना है। जो समझने वाला कॉन्सेप्ट की बात है उसको कॉन्सेप्ट को समझना है, जो याद करना है उसको उसका फिर कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे तो दिक्कत होने लगेगा। इसलिए जो याद करने वाला चीज उसको अच्छे तरह से याद रखेंगे और जो कॉन्सेप्चुअल चीज है उसको हम लोग समझेंगे। अब क्वेश्चन 5 है सी कुक्स फूड, वह भोजन पकाती है। इसमें सी सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है, और फूड को सब्जेक्ट के प्लेस में रखेंगे, फूड। और फूड्स क्या है, सिंगुलर है, मैटेरियल नाउन है, यहाँ पर इज लगाएंगे और कुक का तीसरा रूप देंगे, कुक्ड, फूड इज कुक्ड, और यहाँ पर एक बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे, बाय, और इसका तीसरा रूप तो लिखा गया है, और इसका सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म और लिख देंगे यहाँ पर। ये हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। भोजन उसके द्वारा पकाया जाता है। आप इस क्वेश्चन नंबर 6 पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। ये हमारा प्रेजेंट इंटेंस का इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंटेंस में क्या होता है कि इसमें जब प्रेजेंट इंटेंस का हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू डज। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करते हैं। अगर डू डज अगर बाहर निकाल देते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे डू यू बाय ए रेड पेन, क्या आप एक लाल पेन खरीदते हैं, या क्या तुम एक लाल पेन खरीदते हो, ये दोनों मीनिंग चलेगा। अब यहाँ पर ये करना है कि अगर डू डज रहेगा ना तो उसके लिए हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे। देख लेंगे कि ऑब्जेक्ट प्लूरल है कि सिंगुलर है, लेकिन डू डज रहेगा तो उसके लिए हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर डू है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू है, इसलिए डू है। अब ये ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में ये इधर आएगा तो डज हो जाएगा, लेकिन हम लोग ये डू डज रहेगा तो हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या पहले आ जाए, ये डू डज के लिए यहाँ पर ये रेड पेन है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर डू, यहाँ पर इज लिखेंगे, इज रेड पेन, रेड पेन। इसका बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, बी ओ यू जी एस टी, बॉट, और बाय प्रीपोजिशन लगाकर इसका यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म यूए होता है, लिख देंगे यहाँ पर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका अर्थ हुआ क्या एक लाल कलम तुम्हारे द्वारा खरीदा जाता है या आपके द्वारा खरीदा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है डज मनीषा लर्न म्यूजिक, क्या मनीषा संगीत सीखती है। तो इसमें यहाँ पर मनीषा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम है, इसलिए यहाँ पर डज आया है। तो डज डू रहेगा तो उसके लिए पैसिव वॉइस में हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए म्यूजिक क्या है,
संगीत थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर इज आ जाएगा 10 की जगह पर। तो इज लिख देंगे और उसके बाद म्यूजिक लिखेंगे। म्यूजिक, म्यूजिक लिखने के बाद ये जो मेन भाग है लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्न, लर्न लिख देंगे और उसके बाद एक बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे, बाय प्रीपोजिशन लगाकर और इसका बाद जो ये और उसके बाद जो ये बाय लिखकर ये मनीषा क्या है नाउन फॉर्म है, इसलिए इसका नाउन फॉर्म ही लिखाएगा, सब सब्जेक्टिव फॉर्म लिखाएगा मनीषा। वो प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट फॉर्म अलग अलग होता है। मनीषा लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन लगा देंगे। इज म्यूजिक लर्न बाय मनीषा, क्या मनीषा के द्वारा संगीत सीखा जाता है, ये इसका हिंदी हुआ। तो ये हमारा एक्टिव हुआ और ये एक्टिव वॉइस और ये पीवी पैसिव वॉइस। अब आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक विशेष बात है, इसमें जो भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा या कहीं भी कोई भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करता होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूं और मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। और मेरा मकसद ये है कि जो बच्चे इंग्लिश में थोड़ा कमजोर टाइप का है ना, उसके दिमाग को काफी मजबूत करना मेरा मेन मोटो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।